नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हमारा क्वांटम फिजिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर है 5। ये जो लेक्चर है 5वां, ये सिर्फ और सिर्फ बीएससी बीएड के लिए ही है। बीएससी जनरल में ये लागू नहीं होता, उनके सिलेबस में ये नहीं है। बीएससी जनरल का भी मैं टॉपिक्स डालूँगा, या तो आज या फिर मैं कल सुबह उसका वीडियो अपलोड कर दूँगा। लेकिन जो विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं वो ध्यान दें कि वो सिर्फ बीएससी बीएड वाले ही ये बनाएं, जनरल बीएससी वालों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो देख सकते हैं, नॉलेज में इंक्रीजमेंट होगा, नॉलेज में वृद्धि होगी, लेकिन नोट्स हैं वो सिर्फ बीएससी बीएड वाले ही बनाएं जो विद्यार्थी बना रहे हैं। ये टॉपिक सिर्फ बीएससी बीएड के अंदर ही लगता है। टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रम का रेटज संयोजन सिद्धांत। रेटज वैज्ञानिक का नाम है। जो परमाणु से संबंधित स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं, जैसे 12th क्लास में आपने पढ़ा था, रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग संख्या आदि ये बातें पढ़ी थी, कुछ उसी टाइप से है। मैं कह सकता हूँ उसी का थोड़ा सुधरा हुआ रूप है। वही जो अपनी श्रेणियाँ आती हैं, लाइमन, पास्सन, बामर, ब्रैकेट, फुंड, उन्हीं श्रेणियों पर आधारित है। ये किस प्रकार से संयोजन होता है, किस प्रकार से जो कक्षाएं हैं, क्रमांक है, वो अपर से डाउन में आता है, कौन से क्रम से कौन से लोअर क्रम, एक्साइटेड क्रम से लोअर क्रम के अंदर जो रेखाएं आती हैं, उनके क्रमांक के हिसाब से ये संयोजन होता है और इसे रिटर संयोजन का सिद्धांत कहते हैं स्पेक्ट्रम के लिए। साथ साथ में नोट्स हैं, तो आप नोट्स को उतार लीजिएगा कॉपी में। परमाणु के वर्णक्रम में किसी वर्णक्रम रेखा की वेवलेंथ r/p² तथा r/n² के अंतर के पदों में दी जाती है। यही बस मुख्य बात है रिटज संयोजन सिद्धांत की, कि आपके पास दो स्टेप है यहाँ पर, एक है r/p², एक है r/n²। इनका जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, इनके पदों में जो वर्णक्रम रेखा जो है उसकी वेवलेंथ है वो दी जाएगी। अब ये r तो आप जानते हैं रिडबर्ग नियतांक होता है, इसकी कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है, 12th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, वही है ये। लेकिन यहाँ पर p जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक नियत पूर्णांक है, ये एक कांस्टेंट इंटीजर है जिसकी वैल्यू सभी श्रेणियों के लिए सेम रहेगी। और n जो है ये आपका चेंज होने वाला इंटीजर है जिसकी वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के अंदर मान लीजिए ऊपर से रेखाएं आ रही हैं, कोई दूसरे स्टेट से आ रही हैं, कोई तीसरे से आ रही हैं, तो ये p की वैल्यू तो सेम रहेंगी क्योंकि सभी एक में आ रही हैं। और n की वैल्यू जैसे दूसरे से आ रही है तो n=2, तीसरे से आ रही है तो n=3, इस प्रकार से चेंज होती रहती हैं। 12th क्लास के अंदर आपने यही फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। वहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा गया था इस टाइप से कि 1/λ बराबर r 1/n1² माइनस 1/n2², इस प्रकार से लिखा गया था। वहाँ पर n1 n2 ले लिए थे, यहाँ पे हमने p और n ले लिए। बात वही है रिडबर्ग नियतांक के अंदर ये। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया रिटज संयोजन सिद्धांत का, 1/λ बराबर r/p² माइनस r/n²। अब देखते हैं आगे इसको। r हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1/λ बराबर क्या बन गया, r 1/p² माइनस 1/n²। अब देखें p बराबर n1 होता है और n बराबर n2 होता है, जैसा कि 12th क्लास में आपने पढ़ा था। आप यहाँ पर n1 n2 भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिनोट कर दिए संकेत p और n। तो यहाँ पे n1 की जगह p है, n2 की जगह n है। p बराबर क्या होता है, नियत पूर्णांक होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन n जो है वो भी पूर्णांक है, लेकिन उसका मान है बदलता है। ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर n की वैल्यू चेंज होगी, p की वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखिए समझते हैं कि किस प्रकार से ये कह रहा है। जैसे संक्रमण यानी जो ट्रांजिशन है वो अगर चौथी से पहली कक्षा में हो रहा है, जैसे चौथी कक्षा से पहली कक्षा में हो रहा है, तो जिसमें हो रहा है वो तो p की वैल्यू है, और जहाँ से हो रहा है वो चौथी कक्षा से हो रहा है, तो n बराबर 4 हो गया, p बराबर 1 हो गया। यदि संक्रमण तीसरी से पहले में हो रहा है तो p का मान तो 1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि चाहे चौथी से हो, चाहे तीसरे से हो, चाहे दूसरे से हो तो पहली में रहा है ना, आ तो पहले मेरे हैं, तो p का मान तो 1 रहेगा दोनों के लिए। लेकिन n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जिस कक्षा से हो रहा है वो आ जाएगा आपका n का मान, और जिस कक्षा में हो रहा है यानी जहाँ पर लास्ट में जा रहा है वो हो जाएगा आपका p का मान। तो इस प्रकार से p का मान चेंज नहीं होता, n का मान चेंज होता है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि परमाणु के उत्सर्जन वर्णक्रम में विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाओं की वेवलेंथ
ज्ञात करने के लिए। अब ये विभिन्न श्रेणियां कौन सी हैं? विभिन्न श्रेणियां जैसे हमने 12th क्लास में भी पढ़ी थी, 5 प्रकार की, लाइमन, बाम्बर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, ये सभी श्रेणियां हैं। इनके अंदर जो वेवलेंथ ज्ञात करते हैं स्पेक्ट्रम में रेखाओं की, किसी एक श्रेणी के लिए n का प्रथम मान, n का जो प्रथम मान है p के स्थान पर रखकर, यही बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि किसी एक श्रेणी के लिए, जैसे हम सिर्फ लाइमन की बात करें तो उसके लिए n का पहला मान जो है वो p के स्थान पर रखकर उससे अगली श्रेणी की वेवलेंथ ज्ञात हम कर सकते हैं। इसे ही रिटर संयोजन सिद्धांत कहते हैं। अब ये डेफिनेशन टाइप आपको याद रखना पड़ेगा और ये कैसे रखी जाती है ये हमें आगे, हम इसका जब डेरिवेशन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि किस प्रकार से मान रखना है। आपको अब यहाँ पे एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम में रेखा की जो वेवलेंथ है वो ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक श्रेणी के लिए, कोई भी एक श्रेणी आप ले लें, चाहे वो लाइमन हो, पास्टन हो, बामर हो, ब्रैकेट हो, फुंड हो, n का प्रथम मान, n का जो पहला मान होगा, n कौन सा चेंज होने वाला मान है, जैसे n का मान चौथी से पहले में आ रहा है तो n का मान 4 हो गया पहला, फिर हम कहेंगे तीसरे से पहले में, दूसरे से पहले में, तो इस प्रकार से n के मान चेंज हो गए, चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, तो n का जो पहला मान है n बराबर 4 हुआ यहाँ इस एग्जाम्पल में, वो p के स्थान पे रखे हम उससे अगली श्रेणी की वेवलेंथ ज्ञात कर सकते हैं। यही रिटर संयोजन का सिद्धांत है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से है ये। पहली अपनी श्रेणी आती है लाइमन श्रेणी, लाइमन। यहाँ पे n1 बराबर आप ले सकते हैं, n2 ले सकते हैं, या मैंने p और n लिए हैं। तो p बराबर कितना है यहाँ पर 1 है, p बराबर कितना है 1, और n बराबर क्या है 2 3 4 अनंत तक जा सकता है। अब देखें p बराबर 1 यानी ग्राउंड स्टेट वाला, जिसमें लास्ट में आएंगी श्रेणियां जो है, रेखाएं हैं लास्ट में आएंगी, और n का मान है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ये दूसरी श्रेणी है, इस प्रकार से है मान लीजिए, तो इससे इसमें आएंगी, इससे इसमें आएंगी, ये सब 12th क्लास में पढ़ चुके हैं आप। तो यहाँ पे p का मान तो 1 हो गया जो चेंज नहीं होगा सबके लिए, और n का मान पहले 2 है, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, इस तरीके से आप कितना भी ले सकते हैं, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो ये वैल्यू आपको बस पुट करनी है और कुछ ही नहीं करना। तो फॉर्मूला 1/λ बराबर r, और यहाँ पे देखें जब 1/p² था तो n का p का मान जब मैं 1 रखूंगा तो 1/1 यानी 1 होगा, -1/n², और n का मान पहले कितना रखना है अपने को, पहले अपने को रखना है 2, तो 2 रखूंगा तो यहाँ पे स्क्वायर है तो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। 4 होने के बाद 1/λ बराबर क्या आएगा, यहाँ से आप इसको हल करेंगे तो आएगा 3r/4 यानी 1 - 1/4 यानी 3/4। तो जब लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा मैं तो ये पलट देंगे फॉर्मूला, और लैम्डा मैक्सिमम यहाँ से प्राप्त होगा जो होगा 4/3r। अब ये देखें जब मैंने n का मान रखा यहाँ पर 2 तो लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त होगा। जैसे n का मान बढ़ाता जाऊंगा, जैसे इन्फिनिटी रखूंगा तो यहाँ से मेरे को लैम्डा मिनिमम का मान मिलेगा। तो 1/λ बराबर r, या तो 1 आ जाएगा, माइनस जब n की वैल्यू मैं अनंत रखूंगा, इन्फिनिटी रखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लैम्डा मिनिमम वो मिलेगा, वो 1/r होगा। और यहाँ से हम अधिकतम और न्यूनतम वेवलेंथ के अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं प्रत्येक श्रेणी के लिए। जो लैम्डा मैक्सिमम बटे लैम्डा मिनिमम है वो क्या आ जाएगा, 4r/3 इंटू 1/r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, 4/3 ये वेवलेंथ का क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी श्रेणी के लिए बता सकते हैं कि लैम्डा क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, रिडबर्ग नियतांक पे वो डिपेंड करेगी, और उनका अनुपात क्या होगा। दूसरा है बामर श्रेणी। अब इसके लिए देखें आप, बामर श्रेणी के लिए हमें क्या करना होगा, रिटर संयोजन सिद्धांत से n बराबर 2 p के स्थान पे रखने पे, मैंने आपको बताया था, देखो पीछे वाले स्टेप में हमने n का मान लिया था 2 और p का मान लिया था 1। फिर मैंने क्या कहा था, डेफिनेशन में अपना था कि n के मान को p के स्थान पे अगर हम रख देते हैं तो हमें नेक्स्ट वेवलेंथ मिलेगी नेक्स्ट श्रेणी के लिए। तो यहाँ पे अब p बराबर 2 रखना है। यहाँ आप देखेंगे n बराबर 2 यानी p बराबर p के स्थान पे रखा हमने, तो p बराबर तो 2 रख दिया, और n का जो वैल्यू है प्रत्येक के लिए p से 1 आगे से स्टार्ट होगा, क्योंकि p अब ग्राउंड स्टेट की तरह काम करेगा, और उससे ऊपर वाले श्रेणियाँ हैं वो तीसरे से दूसरे में आएंगी, चौथे से दूसरे में आएंगी, पांचवें से दूसरे में आएंगी, इस तरीके से चलता रहेगा। तो n का मान 3 4 5 और इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी वही फॉर्मूला रहेगा। 1/λ बराबर r, यहाँ पे p है तो p की वैल्यू 2 ली है तो 2 दूनी होगी 4, यहाँ पे n² है तो n की वैल्यू हम सबसे पहले लेंगे 3, तो 1/3 यानी कि हो गई ये 9, होल स्क्वायर ऊपर है, तो यहाँ से इसको हमें सोल्व कर लेंगे तो 5r बटे आएगा 36।
और ये श्रेणी साथ साथ में बता दूं मैं दृश्य क्षेत्र में है। बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में आती है, आपकी लाइमन श्रेणी है वो पराबैंगनी क्षेत्र में आती है। ये साथ में लिखा हुआ है, ये आपको नोट रखना है कि कौन सी श्रेणियाँ कौन से क्षेत्र में आती हैं। ये कंपटीशन के अंदर भी आता है। फिर लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा मिनिमम के लिए आपको क्या करना है, एन की वैल्यू आपको इन्फिनिटी रखनी है जो सबसे लास्ट में है। तो लैम्डा मिनिमम मिलेगा 4/r और यहाँ से आप जो रेशियो है लैम्डा मैक्सिमम बटे लैम्डा मिनिमम का ज्ञात कर सकते हैं, वो आएगा 9/5। फिर आता है पाश्चन श्रेणी। पाश्चन के अंदर p बराबर 3 लेना है, n बराबर 4 से स्टार्ट करनी है, 4 5 6 और इन्फिनिटी आ जाएगा। वही फॉर्मूला आपको लगाना है, सोल्व करना है। लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आएगी, लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आएगी। अवरक्त क्षेत्र में ये श्रेणी होती है। लैम्डा मिनिमम आप जानते हैं कि n की वैल्यू आप इन्फिनिटी रखेंगे तो आपको ये लैम्डा मिनिमम की वैल्यू मिलेगी। और फिर आप इनका अनुपात निकालेंगे, वो आएगा 16/7। जब आप इनको वैल्यू रख देंगे तो ये क्रॉस हो जाएंगे, r से r और 16/7 अनुपात आ जाएगा। फिर है ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए आप जानते हैं p का मान अब 4 रखना है, बस एक एक बढ़ाना और कुछ नहीं करना। n का मान 5 6 7 8 से यहाँ से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ये अवरक्त श्रेणी के अंदर है। 1/लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इस वैल्यू रखेंगे, n की जगह रखेंगे अपने 5 और p की जगह रखेंगे 4, तो यहाँ पे आएगा 400/9r। लैम्डा मिनिमम क्या आएगी 16/r। अनुपात निकालेंगे तो आएगा 25/9। यहाँ से आप देखते हैं लास्ट में ये रिजल्ट में निकाल सकते हैं कौन सा अनुपात जो है वो कम आ रहा है, कौन सा ज़्यादा आ रहा है, कौन सी श्रेणी के लिए वेवलेंथ का अनुपात कम ज़्यादा आ रहा है, ये भी आप देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। फिर है फुंड श्रेणी जो सबसे लास्ट है। p बराबर अब रखना है 5, n का मान रखना है 6 से स्टार्ट करना है आपको। और इस प्रकार से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 900/11r। लैम्डा मिनिमम की आएगी 25/r। ये अवरक्त क्षेत्र में आती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि लैम्डा मैक्सिमम बटे लैम्डा मिनिमम की वैल्यू 36/11 आपको प्राप्त होगी। तो एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं फुंड श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में है, ब्रैकेट श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में है, पाश्चन श्रेणी भी अवरक्त क्षेत्र में है, 3 श्रेणी अवरक्त क्षेत्र में है, बामरदर्शी क्षेत्र में है और लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में आपको प्राप्त होती हैं। सभी के लिए हमने अनुपात निकाले हैं, सभी के लिए अधिकतम और न्यूनतम वेवलेंथ के अनुपात निकाले हैं। इन सब से आप इनको पॉइंट्स में निकाल के देख सकते हैं कि कौन सी श्रेणी के लिए जो अधिकतम और न्यूनतम वेवलेंथ का अनुपात है वो ज़्यादा आता है, कौन सी के लिए कम आता है। यही आपका रिटर संयोजन सिद्धांत है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट्स बना लीजिए, यही बिल्कुल क्लास में बनवाए जाते हैं वही नोट्स हैं, कोई अलग नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।